हाय गाइस, दिस इज़ अंकुर राठी अगेन विद यू। और गाइस जो हमारा कोर्स चल रहा है पॉलिटी वाला, और ये जो जितनी पुलिस फोर्सेस की हमारी वैकेंसीज आ रही है, खासतौर से उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आने वाली है, दिल्ली पुलिस की वैकेंसी डिक्लेयर्ड हो चुकी है और बिहार की वैकेंसी डिक्लेयर्ड हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होगा आपका लॉ, यानी कि संविधान और मूल विधि सबसे इम्पोर्टेंट होगा। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। आप देख सकते हो उसका पैटर्न तो आपको पता ही, दिल्ली पुलिस का 50 नंबर की जीएस आएगी, तो इसमें से 10 क्वेश्चन एग्जैक्ट ही आएंगे जो मैं आपको कराऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेक्शन में फंडामेंटल राइट्स हमारे चल रहे थे, उसमें मूल अधिकार जो हमारे चल रहे थे, उसमें मैंने आपको 2 अधिकार बताए जो आर्टिकल 14 से और आर्टिकल 24 तक थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट राइट लेते हैं। आपकी स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंतर्गत 4 राइट्स आते हैं। इसमें हम देखते हैं आर्टिकल, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, 27 और 28। ठीक है ना, यहाँ पे एक डायग्राम बना के आप लोगों को समझाया गया। तो देखिए, सबसे पहले है 25, अंतःकरण की और धर्म के अबाध्य रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की सुविधा या स्वतंत्रता। ठीक है, इसे हम देखते हैं किस तरीके से इसकी क्या कहानी है। सीधा मूव करते हैं इस पे, राइट पे। देखिए, आप इसमें से देख लेना, मैं आपको ऑल ओवर जिस्ट बना रहा हूँ, एक आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ इस पे। धर्म जो है, इंसान जब से एग्जिस्टेंस में है, ह्यूमन बीइंग जब से एग्जिस्टेंस में, जब से उसका धर्म के साथ जुड़ाव है, ऋग्वैदिक काल से और आज तक। इवन ऋग्वैदिक काल से भी हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल मोहनजोदड़ो से हमें बहुत सारे एविडेंस मिले हैं। तो देखिए, ऐसे में जब फंडामेंटल राइट्स आए तो उन्हें धर्म से अलग नहीं रखा जा सकता था। अब यहाँ पे इन्हीं चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्हीं चीज़ों की स्वतंत्रता देने के लिए आपको जो है फंडामेंटल राइट में प्रावधान किए गए हैं। इसमें क्या होता है, आर्टिकल 24 में देखिए, आप किसी धर्म को अपना सकते हो। ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है, अंतःकरण यानी कि जो आपकी आत्मा को अच्छा लगता है, उस धर्म को आप अपना सकते हो, उस धर्म को आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, उस धर्म की जो रीतियाँ है उसे आप कर सकते हो। जैसे सनातन धर्म में हवन की बड़ी प्रक्रिया है, या मुस्लिम धर्म में और सारी प्रक्रिया है, चाहे वो रमज़ान की है, चाहे वो रोज़ों की है, वो सारे। इसके अलावा एक राइट और है इसमें, प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म की प्रचार की स्वतंत्रता। आप यहाँ देख सकते हैं धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता के बारे में कहा गया है। बात समझ में? यह अधिकार मैं आपको बता दूं, ह्यूमन बीइंग के लिए, ऐसा नहीं है कि इंडियन सिटीजन हो उसे ही मिलेगा, इंडियन सिटीजन हो या विदेशी हो, दोनों को ही मिलेगा। बात समझ में? यह केवल धार्मिक विश्वास को नहीं बल्कि धार्मिक आचरणों को भी समाहित करता है, धार्मिक आचरण। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें हम देख लेते हैं कि एक इम्पोर्टेंट चीज़ है बच्चों इसमें जो बहुत सामने आती है, और देखिए एक लव जिहाद का मामला भी चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही है। उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखिए, इसमें धर्म को अपनाने की, प्रचार करने की और उसी रीति रिवाज को पालन करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन इसमें ये स्वतंत्रता नहीं दी गई है कि आप परिवर्तन करो। धार्मिक परिवर्तन आप नहीं कर सकते, यानी कि कन्वर्जन, आप कन्वर्जन बिल्कुल नहीं कर सकते। कन्वर्जन पूरी तरीके से प्रोहिबिट है। यानी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विलिंगनेस, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। आपको अच्छा लगता है धर्म तो आप अपना सकते हो, कोई आपको ज़बरदस्ती उसमें कन्वर्ट नहीं कर सकता, जो कि एक बड़ा मामला हिंदुस्तान में, साउथ इंडिया में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसका एक बड़ा मामला देखा गया है। उसमें खैर बातें भी चल रही है, उसमें हमारी सरकारें भी उसके लिए काम कर रही है। एक जो हमारी यूज टू में है लव जिहाद का मामला जो है, जिसमें शादी कर लेते हैं और फिर कन्वर्जन करते हैं दूसरे धर्म में, वो प्रोहिबिटेड है, इसीलिए उस पर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। ठीक है, अब इस राइट, ऐसा नहीं है राइट एब्सोल्यूट है, इसका मतलब पूर्ण नहीं है, इस पर भी कुछ रोक लगाई जा सकती है। अब वो रोक कैसे लगाई जा सकती है अब देखते हैं। देखिए, उसके है ना 2-3 आधार है। क्या आधार है? 3 आधार है बेसिकली। पहला पब्लिक ऑर्डर, यानी कि जो समाज में एक सामाजिक शांति के लिए, समाज में एक शांति बनी रहे। जैसे कि अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम चल रहा है, अगर उससे झगड़े होने की संभावना है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। इसके अलावा मोरलिटी, नैतिकता, सामाजिक नैतिकता को
खंडित ना करे। यानी कि धर्म के नाम पे आप क्या कर रहे हो, अश्लीलता फैला रहे हो, धर्म के नाम पे आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो समाज को स्वीकार नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अभी कोई रिसेंटली एक मंदिर का मामला आया है दिल्ली में। वो मंदिर में क्या था, कुछ उसमें एग्जोटिक तस्वीरें रखी गई है। हालांकि एग्जोटिक तस्वीरों, एग्जोटिक टेम्पल्स इंडिया में है, खजुराहो के टेम्पल आप देखोगे, वो एक बात अलग है, प्राचीन टेम्पल है वो। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में मामला चल रहा है जिसका विरोध हो रहा है वो इसीलिए है, और उस पर रोक लगाने की मांग इसीलिए है, मोरालिटी को ख़त्म कर रहा है। अगली है हेल्थ। हेल्थ का मतलब है, अगर आप, जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आप हिंदू धर्म में प्रसाद जो दिया जाता है, अगर वो प्रसाद आपको ख़राब प्रसाद दे दिया, उस प्रसाद से हेल्थ ख़राब होगी लोगों की, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। ये सारी चीज़ें दे रखी। इसका एक अपवाद भी है, आपको दे रखा है अनुच्छेद 25 में, हिंदुओं में सिख, जैन और बौद्ध सम्मिलित है। ये हिंदुओं के बारे में कहा गया है। लेकिन इसमें एक अपवाद है, देखिए, आप धर्म के प्रचार प्रसार को शांतिपूर्वक करोगे, यानी कि हथियारों का प्रयोग नहीं करोगे, ये सारी चीज़ें नहीं। लेकिन इसमें एक अपवाद है, हथियार, कृपाण धारण कर सकते हैं सिख, और सिख क्या कर सकते हैं, एक जो उनकी पगड़ी होती है, ठीक है ना, जूड़ी होती है, उसे, या साफा कह सकते हैं उसे, उस पर प्रोहिबिटेशन नहीं है, वो अपने धर्म से रिलेटेड है और उसके तहत वो उसे लगा सकते हैं या पहन सकते हैं। ऐसे ही रमज़ान वगैरह में है, जो चाकू वगैरह, ब्लेड वगैरह का यूज़ करते हैं, वो भी इसमें अपवाद के रूप में देखा गया, हथियार उन्हें नहीं माना गया है। बात समझ में, इसमें आगे कुछ चीज़ें हैं डिटेल में है, ये सारी देख लीजिए, इसका प्रभाव क्या है, किस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। इसमें लिख रहा प्रतिबंध किस आधार पर लग सकता है, ये सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। तो सीधा सेकंड जो हमारा आर्टिकल 26 आता है, वो कहता है कि जो धर्म है, यानी कि जो धार्मिक अनुष्ठान है, उनके प्रबंधन करने की सुविधा, यानी कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 इससे रिलेटेड है, और आर्टिकल 26 में हम देखते हैं कि क्या क्या किस किस चीज़ों पर वो बात करता है। देखिए, इसके तहत क्या है, आप अगर कोई धर्म आपको उसका प्रचार प्रसार या संगठित रूप से करना है, तो उसके लिए क्या होगा, पहले आपको एक ट्रस्ट बनाना होगा, एक समिति बनानी होगी, या धार्मिक कोई एक संस्था बनानी होगी। उस संस्था, वो आप संस्था स्थापित कर सकते हैं। उस संस्था को पोषण का अधिकार है, यानी कि आप उसके लिए संसाधन जुटा सकते हैं। उस संस्था का एक एसेट डेवलप करने के लिए आप उसकी प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, धार्मिक प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, चाहे वो मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं दिल्ली में, आपने देखा होगा, जो निरंकारी एक पंथ है, निरंकारी पंथ में बहुत सारी प्रॉपर्टी उन्होंने ले रखी है। आप अगर देखोगे मुखर्जी नगर के बैक साइड में निरंकारी पूरी एक कॉलोनी पड़ती है। अच्छा, उनके पास मूवेबल, नॉन मूवेबल दोनों एसेट्स हैं। मूवेबल जैसे गाड़ियाँ हैं उनके पास, बड़ा कई सारी गाड़ियाँ हैं उनके पास, और बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इमूवेबल मतलब बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है, उनका एक अपना पार्क है, उनका एक धार्मिक स्थल है पूरा उस पर, लेकिन वो लॉफुल होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने किसी पे कब्जा कर लिया, वो नहीं हो सकता। इस पे भी एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये चीज़ जो है, इस पे भी रेस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, यानी कि युक्ति रूप से इस पे प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। 3 वही कारण है, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ। क्लियर है, ये सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं, आर्टिकल 27 की तरफ चलते हैं। धर्म की अभिव्यक्ति के लिए करों के संदान की स्वतंत्रता, यानी कि आप धार्मिक अनुष्ठानों में जो आप कार्य करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान स्थापित कर रहे हैं, आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, आपने उसमें एसेट्स बनाई है, बिल्डिंग बनाई है आपने, तो जैसे कि अगर आप कोई भी काम करते हो, कोई फैक्ट्री लगाते हो, कोई इंडस्ट्री लगाते हो, कोई भवन लगाते हो, ये अपना घर भी लगाते हो, तो उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, चाहे सेल टैक्स हो, एक्साइज टैक्स हो, या फिर कॉरपोरेट टैक्स हो, इवन हाउस टैक्स भी होता है हमारे यहाँ। लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों पे सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक चीज़ देखने की है, टैक्स तो नहीं लगा सकती, लेकिन शुल्क लगा सकती है। शुल्क क्या होता है, फीस होता है। ये फीस, इसमें क्या कहा गया है, जो शुल्क है इसका मतलब क्यों है, क्यों लगाई जा सकती है। देखिए, अगर धार्मिक अनुष्ठान बनेगा बड़ा सा, तो उसे मैनेज करने के लिए हमें कुछ पैसे भी चाहिए, तो वो पैसे फीस के रूप में आपसे लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अक्षरधाम जैसे है,
अक्षरधाम जो है, अक्षरधाम में आप एंट्री करोगे तो उसके अलग अलग टिकट है, 20 रुपये का, 30 रुपये का, 50 रुपये का, फॉरनर्स के लिए शायद ज़्यादा का भी है। तो वो क्या है, एक शुल्क है, आप उसे टैक्स नहीं कह सकते। उसे मैनेज करने के लिए इतनी बड़ी संस्था को कुछ आर्थिक संसाधन चाहिए, वो संसाधन बटोरने का एक तरीका है। आगे चलते हैं आर्टिकल 28 की तरफ, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। देखिए ये क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। धार्मिक शिक्षा यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। देखिए धार्मिक शिक्षा बहुत ही बड़ा एक इशू रहा है हिंदुस्तान में, और पुराने टाइम में ये एक अभिन्न भाग था हमारी शिक्षा प्रणाली का। लेकिन आज के टाइम में स्वतंत्रता के बाद जो चीज़ें बदल गई है, उसके बदलते हुए परिवेश में ये संविधान में रखा गया है। इसमें क्या है, धार्मिक शिक्षा कैसे दी जाती है, क्यों दी जाती है और कब दी जा सकती है, किन संस्थानों में दी जा सकती है, ये बात कही गई है। तो इसमें 4 तरह के शिक्षा संस्थान बताए गए हैं। एक ऐसे शिक्षा संस्थान जो पूरी तरीके से सरकार के होते हैं, जैसे आपने देखा होगा राजकीय विद्यालय जिले में होता है, वो वहाँ पे पूरी तरीके से बैन है, कोई भी धर्म की शिक्षा वहाँ पे नहीं दी जा सकती। ऐसा नहीं कि सनातन धर्म शुरू कर दिया, जैन धर्म पढ़ाना शुरू कर दिया, मुस्लिम धर्म पर नहीं, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, नहीं कर सकते आप। दूसरी चीज़, दूसरे तरह के संस्थान ऐसे होते हैं जो संस्थान किसी ट्रस्ट ने स्थापित किए हैं, लेकिन सरकार जो है उसका प्रबंधन सरकार देखती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखता हूँ, जैसे कि मेरठ कॉलेज। मेरठ कॉलेज एक ट्रस्ट का है, उन्होंने अंग्रेज़ों ने स्थापित किया था, बाद में ट्रस्ट बन गया। अब बड़े बड़े लोग उसमें ट्रस्टी है, वो पैसा लगाते हैं, उसके मेंबर कमेटी होती है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। लेकिन वहाँ पे कानून, एग्ज़ाम और ये सब चीज़ें जो होती है, रूलिंग जो है स्टेट की चलती है। वहाँ पे प्रिंसिपल जो होगा वो अपॉइंटेड होगा सरकार के द्वारा, ठीक है, पीसीएस अफसर होता हो, ठीक है। इसके अलावा जितने प्रोफेसर होंगे वो गवर्नमेंट तो अपॉइंटेड होंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में जो ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे हैं, वहाँ पे जो धार्मिक इंस्ट्रक्शन अलाउ है, यानी कि जो आपको धार्मिक शिक्षा की अनुमति वहाँ पे है, लेकिन उसके लिए रेगुलेशन है और वो आप अलग अलग एक्ट में अलग अलग तरीके से हर राज्य में, ठीक है। अगले 2 संस्थान बचते हैं। एक संस्थान ऐसा है जो सरकार द्वारा रिकॉग्नाइज है प्राइवेट, लेकिन सरकार द्वारा उसे रिकॉग्निशन यानी कि मान्यता दी गई है, जैसे सीबीएसई के स्कूल वगैरह होते हैं, प्राइवेट स्कूल। दूसरे होते हैं ऐसे जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भी है और सरकार से पैसे भी लेते हैं, ठीक है ना। इस तरह के संस्थानों में आप धार्मिक शिक्षा दे तो सकते हो, लेकिन वो स्वेच्छा पे है। स्वेच्छा मतलब जो वहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उन्हें और उनके अभिभावकों को उस पर कोई आपत्ति नहीं होगी तो आप धर्म की शिक्षा दे सकते हो, ठीक है बच्चों। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि धार्मिक मामला बहुत पेचीदा है और इसमें से बचना चाहते हैं, इसलिए नॉर्मली नहीं दी जाती, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे करते हैं, आगे मूव करते हैं हम। अगला है 5वां जो अधिकार है, इसमें 5वां अधिकार हम सीधा पहुंच रहे हैं आर्टिकल 29 पे, या फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट। अगला राइट जो हमारे पास है वो है कल्चरल और एजुकेशन राइट। 5वां राइट है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे हमारे सामने है, 5वां राइट है, ये 5वां राइट है। तो इसके अंतर्गत 2 राइट आते हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है और 30 में शिक्षा संस्थानों में की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यकों वर्ग का अधिकार। देखिए इन्हें माइनॉरिटी एक्ट कहा जाता है या माइनॉरिटी फंडामेंटल राइट कहे जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा माना जाता है कि माइनॉरिटी के लोगों को उपलब्ध है। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। आर्टिकल 29 माइनॉरिटी को भी उपलब्ध है और नॉन माइनॉरिटी यानी मेजॉरिटी वालों को भी उपलब्ध है। लेकिन आर्टिकल 30 जो आर्टिकल 30 है वो केवल माइनॉरिटी के लिए है। तो इसमें केवल एक प्योरली माइनॉरिटी के लिए है जो है केवल 30। मैं आपको बता दूं माइनॉरिटी वाले क्या होते हैं। बेसिकली नॉर्मली क्या होता है, माइनॉरिटी उसे बोला जाता है जो 50% से कम लोगों की एक संगठन होता है, उसे माइनॉरिटी बोला जाएगा, वो माइनॉरिटी में आते हैं। हालांकि भारतीय संविधान में कहीं पे भी माइनॉरिटी को जो है डिफाइन नहीं किया गया, उसकी कहीं भी संज्ञा नहीं दी गई, या सॉरी परिभाषा उसकी कहीं भी नहीं दी गई है। ऐसा माना गया है कि 50% से कम जनसंख्या वाले लोग माइनॉरिटी में आएंगे। इसके तहत जो है भारत में जो माइनॉरिटी रखी गई है उसके लेकिन 2 आधार रखे गए हैं बच्चों। 2 आधार ये संविधान में दे रखा है कि माइनॉरिटी के क्या, अल्पसंख्यक लोगों के क्या आधार होंगे, किसे हम अल्पसंख्यक कह सकते हैं। वो 2 आधारों पे, धार्मिक और शैक्षणिक।
समझ में आई। धार्मिक और शैक्षणिक, ये मैं आपको माइनॉरिटी के बारे में बता रहा हूँ, अभी अधिकार नहीं पढ़ा रहा। तो धार्मिक और शैक्षणिक आधार पर आप माइनॉरिटी का दर्जा किसी को दे सकते हो। अभी जो हमारे पास जो माइनॉरिटी के लोग हैं, हिंदू को छोड़ के, इसके अलावा जैसे जैन है, बुद्ध है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, ये लोग माइनॉरिटी में आते हैं। चलिए अधिकार की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 20 अनुच्छेद 29 ये उपबंध करता है कि भारत के किसी भाग में रहने वाले नागरिकों, किसी भी अनुभाग, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, देखिए आ गया ना शब्द यहाँ पे, अल्पसंख्यक भी और बहुसंख्यक को, जिसकी अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया में अपनी लैंग्वेज होती है उनकी, ठीक है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, उनके अपने रीति रिवाज अलग होते हैं, कपड़े पहनने का तरीका अलग होता है, पूजा करने का तरीका अलग होता है। कुछ ऐसी जातियां हैं जो दिवाली को शौक के रूप में मनाती है, जैसे सैरोल जाति है, बात समझ में। तो ऐसी जातियों को, ऐसे लोगों को, चाहे माइनॉरिटी के हो, मेजॉरिटी के हो, अपनी उस संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार इसमें दिया गया है। इसके तहत वो संरक्षित कैसे करते हैं, देखिए अपनी भाषा को या अपने क्रियाकलापों को प्रचार प्रसार उसका कर सकते हैं। कोई भाषा जो है उसकी एक प्रेस जारी कर सकते हैं, किताबें जारी कर सकते हैं। आपने देखा होगा क्रिश्चियन वाले जो है, क्रिश्चियन जो लोग होते हैं वो अपनी फ्री में किताबें बांटते हैं। ये तो हो गया माइनॉरिटी वाले। एक मेजॉरिटी वाले बताता हूँ, हिंदू धर्म को मानने वाले जो रामकृष्ण मिशन वाले जो है, वो स्वामी विवेकानंद की किताबों को अपने प्रचार प्रसार के लिए फ्री में ऐसे बांटते हैं। तो वो सब अधिकार इसी में दिए गए हैं। बात समझ में। आगे चलते हैं। अगला जो है इसमें, अगला 30 में शिक्षा संस्थानों की स्थापना, शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन प्रशासन का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए है। यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। क्या है इसमें, ये क्या राइट क्या कहता है ये, तो देख लेते हैं। इसमें कहा गया है कि जितनी भी माइनॉरिटी के लोग हैं वो अपने शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रबंधन कर सकते हैं अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से। यहाँ इन्हें स्पेशल दर्जा दिया गया है। कैसे, देखिए जो माइनॉरिटी वाले होते हैं, जो माइनॉरिटी संस्थान है, वो अपने कायदे कानून नियम जो है वो बना सकते हैं। इसमें एक नियम है कि माइनॉरिटी संस्थानों में केवल माइनॉरिटी के बच्चों को ही शिक्षा दी जाएगी, एक ऐसा है। अगर वो चाहे तो, कंपलसरी ऐसा नहीं है। अभी हाल फिलहाल में जो रिसेंटली जैनियों को माइनॉरिटी का दर्जा दिया गया है, और जितनी हिंदुस्तान में जैन की धर्मशालाएं थी उसमें आप आम नागरिक भी रुक सकता है जो जैन नहीं है, और जैन भी रुक सकता है। लेकिन जैनियों के लिए वो फ्री कर दिए उन्होंने, आम नागरिक से या गैर जैनियों से वो पैसे वसूलते हैं। तो आप इसे चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 13 में उन्हें अधिकार है अपना प्रबंधन करने का। ये बात आपको समझ आई होगी, सही है। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि जो माइनॉरिटी संस्थान है, क्या माइनॉरिटी ये बड़ा एक टॉपिक है और इस पे बहुत ही असमंजस रहता है बच्चों को कि माइनॉरिटी संस्थान जो है, उन माइनॉरिटी संस्थानों को सरकार राइट टू प्रॉपर्टी जो है, राइट टू प्रॉपर्टी अवेलेबल है, फंडामेंटल राइट यानी कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के रूप में उन्हें दिया गया है या नहीं। तो बच्चों इसका आंसर होगा नहीं। सरकार चाहे सार्वजनिक हितों में, पब्लिक इंटरेस्ट में, जनरल इंटरेस्ट में उनकी एसेट्स को, उनकी संपत्ति को जो है एक्वायर कर सकती है, तो उन्हें राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं है। ये एक इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूँ शिक्षा संस्थानों का। जैसे कि जैनियों के स्कूल होते हैं अलग, जैनियों के, बुद्धों के आप स्कूल देखोगे जो बौद्ध धर्म के होते हैं, उन्होंने अपने शिक्षा संस्थान बना रखे, उनमें केवल बौद्ध ही पढ़ सकते हैं, या जैसा वो चाहे, जो बौद्ध गैर बौद्ध भी उसमें पढ़ सकते हैं। लेकिन क्या है, वो उस पर डिपेंड करता है, उनका प्रबंधन इसे प्रोहिबिट करता है या परमिट करता है। ऐसे ही जैसे मदरसे है, मदरसे भी माइनॉरिटी एजुकेशन के आते हैं। तो ये सारे राइट्स थे। अब हम लास्ट राइट की तरफ चलते हैं बच्चों। जो सबसे आखिरी का जो राइट है, ये सब दे रखा है। अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थान जो होते हैं उन्हें किस किस तरीके से मैनेज किया जाता है, क्या है पाठ्यक्रम उनका, कैसे रखा जाएगा, वो सारी चीज़ें दे रखी है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। और ये छठा अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पहले इसे जान लेते हैं क्या है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। बच्चों देखिए, जब मूल अधिकार आपको दे दिए गए, अब बहुत संभावना है,
बहुत अधिक संभावना है और ऐसा होता भी है कि राज्य या सरकार या कोई व्यक्ति आपके मूल अधिकारों का हनन कर सकता है। कोई कानून ऐसा बना दिया राज्य ने कि जो मूल अधिकारों को हनन कर रहा है, एक से अधिक मूल अधिकारों को हनन करता है। जैसे कि अभी विवाद हुआ था जो ये सिटीजनशिप एक्ट 2019 अमेंडमेंट जो हुआ था, इसमें भी लेके फंडामेंटल राइट को लेके ही इसमें याचिका दायर की गई थी। तो अब ऐसे में अगर उन मूल अधिकारों का हनन कोई करता है तो आम नागरिक या भारत का जो नागरिक है, क्योंकि कुछ राइट्स भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है और कुछ सबको, इसलिए मैं भारत का नागरिक का नाम स्पेसिफिकली ले रहा हूँ, वो डायरेक्ट कोर्ट जा सकता है। कोर्ट भी दो जगह जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो आर्टिकल 32 के तहत वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में डालेगा, ठीक है। रिट डाल सकता है, एक एप्लीकेशन डाल सकता है जिसमें फंडामेंटल राइट के वोल्यूशन से संबंधित बात कही गई होगी, या फिर वो हाई कोर्ट भी जा सकता है। आर्टिकल 226 के तहत उसे हाई कोर्ट जाने का, डायरेक्ट हाई कोर्ट जाने का जो है अधिकार है, यानी कि सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाएगा। अगर मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का है तो जनरली वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका डलती है, और अगर मामला राज्य स्तर पे है तो हाई कोर्ट में मामला चला जाता है। यहाँ पे दोनों की शक्ति को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 32 जिसे सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है, आर्टिकल 226 जिसमें हाई कोर्ट को अधिकार है। बच्चों, हाई कोर्ट को इसमें ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं और सुप्रीम कोर्ट को कम। कैसे? देखिए, दो तरीके से। आर्टिकल 32 के तहत केवल आप मूल अधिकारों के हनन के, मूल अधिकार जो आपके हनन हुए हैं उसके एवज में आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, केवल मूल अधिकारों के हनन पे। और कोई अधिकार, सिविल राइट या पॉलिटिकल राइट में आप नहीं जा सकते, पासों में। जबकि आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट में दोनों को लागू कराने के लिए जा सकते हो, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों को भी और सामान्य अधिकारों को भी। एक दूसरा, अगर आप एप्लीकेशन डालते हो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डालते हो मूल अधिकारों के हनन से संबंधित, तो सुप्रीम कोर्ट उसे कैंसिल नहीं कर सकती, डिनाई नहीं कर सकती कि हम इसे नहीं सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट को सुनना ही होगा, कंपलसरी है उसके लिए। लेकिन आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट को आप बाउंड नहीं कर सकते। हाई कोर्ट चाहे तो उसे सुन सकता है, ना चाहे तो उसे रिजेक्ट कर सकता है। आपने सुना होगा कि मूल अधिकारों हनन से संबंधित रिट जो है हाई कोर्ट में डली और हाई कोर्ट में क्या हो गया, उसमें हाई कोर्ट ने उसे डिनाई कर दिया, सुनने से मना कर दिया। बात समझ में? ये सारी चीज़ें। अब बात कर लेते हैं बच्चों, जो ये अब आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चले गए, अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपके साथ क्या करेगी? देखिए यहाँ पे दे रखा है उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें दे रखा है। आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उनमें डिफरेंस भी दे रखा है, ठीक है। तब तक मैं आपको बता देता हूँ, आप इसे पढ़ लीजिए। देखिए अगर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में आपने याचिका डाली और वो याचिका मान्य हो गई और वो याचिका पर सुनवाई हुई और उसमें देखा गया कि हाँ वाकई में ही मूल अधिकारों का हनन हुआ है, तो अब न्यायालय क्या करेगा, क्या शक्ति है उसे कि आपके जो अधिकार है उसे कैसे लागू करेगा, उनका बचाव कैसे करेगा, ठीक है। इसे कहा गया है संवैधानिक उपचार, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसीलिए भीमराव अम्बेडकर ने इसे सबसे इम्पोर्टेंट कहा है, सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल कहा है, संविधान की आत्मा के रूप में इसे कहा है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इसके बगैर जो भारतीय संविधान है या भारतीय संविधान खास तौर से फंडामेंटल राइट हीन है, प्रभावहीन है, ठीक है। तो हम उस रिट्स की बात कर लेते हैं बच्चों। 5 तरह के अधिकार हैं इसमें। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जो रिट जारी करेगी, दिशा निर्देश जारी करेगी और आपके फंडामेंटल राइट को बचाव करेगी। तो सबसे पहला देखिए आर्टिकल 32 और 226 में वर्णित विभिन्न प्रकार के रिट। सबसे पहले देख लेते हैं, देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है, यहाँ दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये किसी सरकारी व्यक्ति, सरकारी संस्था या फिर किसी प्राइवेट व्यक्ति, दोनों के खिलाफ ये जारी हो सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है बच्चों, अगर किसी ने किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया, कन्फाइंड कर लिया, है ना, उसकी विलिंग के विरुद्ध उसे उठा लिया और कहीं बंद कर दिया और छोड़ नहीं रहे हैं उसे, तो आप इसमें आप या वो व्यक्ति या उससे संबंधित कोई व्यक्ति या कोई आम नागरिक जिसका उससे कोई संबंध नहीं है, वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रिट डालेगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट एक आदेश देगी जिस व्यक्ति के खिलाफ
और रिट में उसमें नाम दिया गया है, उसके खिलाफ रिट जारी करेगी कि संबंधित व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करे। अगर वो नहीं करेंगे तो क्या होगा, उन पे एक्शन होगा, उनकी गिरफ्तारी होगी और उन पे मुकदमा दर्ज होगा। बात समझ में आई? यह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। अच्छा, रिट कहाँ पे जारी नहीं हो सकती? कुछ अपवाद है, जैसे कि कोई व्यक्ति हिरासत में आया है, पुलिस ने हिरासत में लिया है परमिशन लेके, या न्यायालय की अवमानना का मामला है, ठीक है, न्यायालय द्वारा हिरासत में रखा गया है। हिरासत न्यायालय के न्याय क्षेत्र के बाहर है, कोर्ट के न्याय क्षेत्र के बाहर है। जैसे अगर मान लिया कोई केस एमपी का है और आप यूपी के हो और यूपी में आप रिट डाल रहे हो हाई कोर्ट में, तो वो उसमें नहीं मामला देखेगी, उसमें एमपी की हाई कोर्ट ही देखेगी। बात समझ में? अगला देखते हैं परमादेश। परमादेश, ये परमादेश जो है इसे क्या बोलते हैं? परमादेश को मैंडेमस बोलते हैं, मैंडेमस। ठीक है। ये केवल और केवल सरकारी पदाधिकारियों के विरुद्ध निकलती है, प्राइवेट व्यक्ति के नहीं। इसमें कोर्ट में एक रिट डालती है कि जो व्यक्ति पदाधिकारी है वो उस पद को धारण करने की योग्यता नहीं रखता, तब सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगी, हाई कोर्ट एक रिट जारी करेगी कि आपको आदेश दिया जाता है कि आप बताइए, आप इस पद पर, सार्वजनिक इकाई के इस पद पर विराजमान हो, उस पर अपनी योग्यता प्रूफ कीजिए। बात समझ में? तो उस पब्लिक ऑफिसर से ये कहेगी, अब उस पब्लिक ऑफिसर से ये कहेंगे कि आप इसमें एक सेकंड, परमादेश, सॉरी थोड़ा सा इसमें गलती होगी बच्चों, जो अधिकार पुच्छा वाला मैंने बता दिया प्रोविज़न, थोड़ा सा हो गया बाई चांस, ये हिंदी इंग्लिश का थोड़ा मैटर है ना। परमादेश मैंडेमस, मैंडेमस में देखिए क्या होता है, मैंडेमस में सरकारी अधिकारी के खिलाफ ये जारी होती है और सरकारी अधिकारी को कमांड देती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कि आप अपना कार्य जिस पद पे हो उसे जिम्मेदारी से निभाइए। अगर वो उस पर लापरवाही करता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उस पर जारी कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। देखिए, जब एक कांड हुआ था मेरठ में, विक्टोरिया पार्क में ट्रेड फेयर लगा था, वो ट्रेड फेयर जो है उसमें डीएम की अनुमति नहीं ली गई थी और वो ट्रेड फेयर बड़े बड़े लोगों ने पैसा जोड़ के लगा दिया, बड़े बड़े लालाओं ने, व्यापारियों ने। अब उसमें क्या हुआ, कैजुअलिटी हो गई, आग लग गई और बहुत सारे लोग उसमें मर गए। तो एक रिट डली कि यहाँ के डीएम जो है अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर रहे क्योंकि डीएम की जिम्मेदारी थी। तो हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वहाँ के डीएम के खिलाफ एक रिट जारी करी थी, परमादेश रिट, कि आप अपने पद पर रहकर आपने अपने पद पर रहते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कीजिए। ठीक है ना, एक डायरेक्शन दी थी उसमें। ठीक है। ऐसा ही एक मामला आया था 1975 में, जब इमरजेंसी लगी थी, उस दौरान हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली गई थी कुछ अधिकारियों के विरुद्ध जो संवैधानिक पद पर विराजमान थे। अब ये रिट किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती? देखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जो निजी व्यक्ति है, निजी व्यक्ति के नहीं, सरकारी अधिकारी के खिलाफ ही होगी, और ऐसे विभाग या ऐसे पदाधिकारियों के खिलाफ नहीं होगी जो गैर संवैधानिक है, यानी कि जिनका संविधान में उल्लेख नहीं है। बात समझ में? जो विधानिक नहीं है, समझ में आई? और इसमें विवेका, कोई अगर कर्तव्य विवेकानुसार है तो उसके खिलाफ भी रिट नहीं जारी जाएगी। जैसे कि गवर्नर जो है, गवर्नर को कुछ विवेक अधिकार की शक्ति प्राप्त है। उदाहरण के तौर पे राज्य की विधानसभा ने कोई विधायक पास किया, कोई प्रस्ताव पास किया, वो प्रस्ताव गवर्नर उस पर साइन करे ना करे, वो उसकी क्या है, स्वविवेक की शक्ति है। गवर्नर उसे केंद्र सरकार या राष्ट्रपति के पास भेजे या नहीं देखने के लिए, ये उसकी विवेक की शक्ति है। तो ऐसे ही कुछ वो दिए गए हैं। अगला आता प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिटिशन। ये उच्च न्यायालय, निम्न न्यायालय के, जो उसके एकदम अधीनस्थ न्यायालय है, उसके खिलाफ जारी कर सकती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है तो उसका अधीनस्थ न्यायालय होगा हाई कोर्ट, हाई कोर्ट है तो उसका अधीनस्थ न्यायालय होगा सेशन कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके खिलाफ जारी करेगी और उससे कहेगी जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, जो आप मुकदमा सुन रहे, केस सुन रहे हैं, कोई भी मामला आप देख रहे हैं, उस मामले में अगर ये पाया गया कि वो उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर है, कार्य क्षेत्र से बाहर है, तो उच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय, हायर कोर्ट जो है, लोअर कोर्ट को आदेश देगी कि आप ये सारा मामला आगे, अब प्रोसीडिंग नहीं बढ़ेगी और ये सारा मामला हमें ट्रांसफ़र करिए। बात समझ में? तो ये केवल
किसी जुडिशरी और क्वासी जुडिशरी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही जारी कर सकते हैं प्रतिषेध की रिट। आगे हम एक रिट और देखेंगे, दोनों को कंपेयर करके पढ़ेंगे। उत्प्रेक्षण देखिए, उत्प्रेक्षण जो है इसे बोलते हैं सर्टेररी, इंग्लिश में बोलते हैं इसे सर्टेररी। इसमें भी क्या होता है, उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी करती है, लेकिन फ़र्क क्या है दोनों में। देखिए, उसमें जब कोई कार्रवाई चल रही हो, निर्णय नहीं हुआ हो, प्रोहिबिटिशन में जो प्रतिषेध लेख था उसमें क्या था, अगर कार्रवाई चल रही हो अभी निर्णय नहीं हुआ हो तो पहले ही रोक दिया जाता है। इसीलिए वो प्रिवेंटिव है, रोकथाम के लिए है कि निर्णय आने से पहले ही हम रोक देते हैं और अपने हाथ में ले लेते हैं। जबकि उत्प्रेक्षण क्या है, अगर निचली अदालत ने कोई निर्णय दे दिया है और बाद में ये प्रूफ हो रहा है कि ये उसके कार्य क्षेत्र से बाहर था या फिर इसमें तथ्यों की कमी है, गलतियां हैं, तो इस आधार पर उच्च न्यायालय निम्न न्यायालय के निर्णय को कैंसिल कर देगी और कहेगी कि इस मामले को अब हम दोबारा से सुनेंगे। एक चीज़। दूसरा डिफरेंस क्या है बच्चों इसमें देखिए, तो ये एक तरह से क्यूरेटिव है, यानी कि जब निर्णय दे दिया उसके बाद इसमें कार्रवाई होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है, जो प्रतिषेध लेखा है वो किसी न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के खिलाफ ही जारी हो सकती है, जबकि उत्प्रेक्षण जो है देखिए यहाँ पे दे रखा है न्यायिक, अर्ध न्यायिक, प्राधिकरण और व्यक्ति के अधिकारों को प्रभावित करने वाली प्रशासनिक प्राधिकरणों के, यानी कि जो प्रशासनिक इकाइयाँ है, ट्रिब्यूनल्स है, अथॉरिटी है बहुत सारी, उन अथॉरिटी के खिलाफ भी ये जारी हो सकता है। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ ये है, ये किसी विधायिका के खिलाफ या निजी व्यक्ति के खिलाफ नहीं जा रहा। विधायिका मतलब होता है जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, और निजी व्यक्ति उनके खिलाफ नहीं जारी हो सकता। यहाँ तक बात समझ में आई होगी आपको, आप फिर पढ़ लेना इसे डिटेल से। एक है अगला बचता है अधिकार पुच्छा। अधिकार पुच्छा का मतलब देखिए, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्यू वारंटो है इसका मतलब। ये किसी सार्वजनिक पद पे जो विराजमान कोई पदाधिकारी है उसके खिलाफ जारी होता है, और उसमें कोर्ट उससे कहती है कि आप इस पद पे विराजमान हो और इस पद पे आप योग्य हो, इस पद पे पद धारण करने के, तो आप अपनी योग्यता को प्रूफ करो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में इससे पहले चेयरमैन थे अनिल यादव। अनिल यादव उस पद पे पद धारण करने की योग्यता नहीं रखते थे, क्योंकि वो इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल रहे थे, जबकि योग्यता यह है डिग्री, कम से कम डिग्री कॉलेज का प्राचार्य हो, प्रिंसिपल हो। इसीलिए अधिकार पुच्छा की रिट शायद उनके खिलाफ जारी हुई थी या उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, कुछ ऐसा था मामला। बात समझ में आई आपको। एक चीज़ ध्यान रखना, ये केवल सार्वजनिक पदों के खिलाफ ही निकलती है, और उसमें भी सार्वजनिक पद कौन से होते हैं, वैधानिक पद और संवैधानिक पद। ठीक है, जो प्राइवेट ठेके पर रख लेते हैं व्यक्तियों को, और जो टेम्परेरी जो लोग होते हैं उनके खिलाफ ही जारी नहीं हो सकता, और ना ही ये किसी निजी व्यक्ति के खिलाफ जारी हो सकता। एक चीज़ और है, ना ये मिनिस्ट्रल ऑफिस के खिलाफ जारी हो सकता। आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस में मिनिस्ट्रल की हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आती है, तो वो मिनिस्ट्रल ऑफिस होते हैं, उनके खिलाफ भी ये जारी नहीं हो सकता। तो बच्चों 5 तरह की रिट थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया। आई होप ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हुई होगी और पूरी तरीके से समझ आई होगी। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल, आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 33 की तरफ। आर्टिकल 33 की अगर हम बात करते हैं, यहाँ कोर्ट मार्शल की सीधी बात आ रहती है, मार्शल लॉ और आर्टिकल 33। खैर, मैं आपको आर्टिकल 33 के बारे में एक जिस्सा बता देता हूँ। आर्टिकल 33 में कुछ नहीं है, बस इतना है कि कोई पुलिस में, सैन्य, अर्धसैन्य बलों में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है, वहाँ उसका एम्प्लॉय है, उसका मेंबर है, तो जो है सरकार जो है उसके इन अधिकारों को रोक लगा सकती है, खास तौर से राइट टू एक्सप्रेशन वाले अधिकार पे, जिस पे अब इसीलिए इस अधिकार को मानते हुए, इन अधिकारों पर रोक लगाते हुए सरकार उन्हें निर्देश देगी कि आपको ये ड्यूटी परफॉर्म करनी है, वो मना नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर जैसे होली की छुट्टी नहीं होती, दिवाली की छुट्टी नहीं होती, या कोई और ऐसा मामला है उस पर छुट्टी नहीं दे रहे, तो इसमें आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके अलावा क्या है देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, इस पर कुछ रोकथाम है जो सरकारी जो सैन्य बल, अर्धसैन्य बल और पुलिस आदि फोर्सों में होते हैं उनके लिए है, जो फोर्स की नौकरी होती है केवल उनके लिए है ये। जैसे कि उन्हें संगठन बनाने का अधिकार नहीं है,
उन्हें कोई यूनियन, ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार नहीं है, ना ट्रेड यूनियन में हिस्सा लेने का अधिकार है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ ना पार्टी बना सकते, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ फॉर्मली जुड़ सकते। इनफॉर्मली आप जुड़े रहो, किससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो वो डायरेक्ट प्रेस में आ सकते, डायरेक्ट वो प्रेस में सामने आके नहीं बोलेंगे, उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। वो धरना नहीं दे सकते और पब्लिक मीटिंग नहीं कर सकते, इस पे भी रोक लगाई जा सकती है। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश में पीएससी का एक विद्रोह हुआ था, 90s में हुआ था वो, तो उस पर रोक लगा दी गई थी। उनकी यूनियन नहीं बनने दी थी, उनका एसोसिएशन इकट्ठा नहीं होने दिया था, ना पब्लिक मीटिंग होने दी थी। ठीक है ना, ये सब है। अच्छा एक बात बता दूं, आर्टिकल 33 में केवल और केवल संसद को अधिकार है कि वो उस पर कानून बनाए, राज्य उस पर कानून नहीं बना सकता। ठीक है, अब आर्टिकल 34 की तरफ चलते हैं और उसमें मार्शल लॉ की बात कही गई है। उसमें कहा गया है कि मार्शल लॉ लागू होगा और उससे मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये कहा गया है। मार्शल लॉ पहले देख लेते हैं। मार्शल लॉ देश के किसी ऐसे हिस्से में लगाया जाता है जहाँ पे जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो सामान्य प्रशासन है, वो अपना कार्य करना बंद कर देता है या विफल हो जाता है अपने कार्य करने में। शांति वहाँ भंग हो जाती है, पूरी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था फेल हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो है प्रेसिडेंट, जो वही प्रेसिडेंट ही मार्शल लॉ लगाएगा वहाँ पे, और उस मार्शल लॉ के तहत सेना भेज देगा। और अब सामान्य कानून जो लागू हो रहे थे वो ख़त्म, और जो सेना के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं जिससे सेना चलती है, वो वहाँ पे लागू करके सेनाओं से बहाली करेगी। जब तक वहाँ पे शांति की बहाली नहीं होती, मार्शल लॉ लगा रह सकता है। ये होता है मार्शल लॉ। मार्शल लॉ और राष्ट्र आपातकाल में क्या डिफरेंस है, देखिए दे रखा है, मैं बता देता हूँ मोटी मोटी, आप देख लेना इसमें। मार्शल, क्योंकि मैं इसमें पढ़ के नहीं बता रहे तो आपके लिए है, मुझे तो ये सब चीज़ याद है, जस्ट आपको एक बता रहा हूँ, आपके दिमाग में सेट करना चाहता हूँ मैं। देखिए जो मार्शल लॉ है वो फंडामेंटल राइट पे इफेक्ट करेगा, पूरी तरीके से इफेक्ट करेगा। फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। नेशनल इमरजेंसी में भी फंडामेंटल राइट जो है वो सस्पेंड होते हैं, छोड़ के 20 और 21 को, और 19 के लिए भी अलग से राष्ट्रपति नोटिस जारी करता है। जब राष्ट्रीय आपातकाल पढ़ाऊंगा बताऊंगा आपको। लेकिन इसमें राष्ट्रीय आपातकाल में जो है केंद्र और राज्य के संबंध प्रभावित होते हैं, केंद्र सरकार हावी हो जाती है राज्य सरकार पे। मार्शल लॉ में ऐसा नहीं है, सरकारें ऐसी रहेगी, कोई किसी के जुरिस्डिक्शन में भाग नहीं लेगा, केवल और केवल मिलिट्री आ जाएगी वहाँ, मिलिट्री रूल भी से बोलते हैं इसीलिए। सही है। यहाँ सरकार और कानूनी न्यायालय को निलंबित नहीं करा जाता, यानी कि गवर्नमेंट को और सामान्य कानून जो है मार्शल लॉ में एज इट इज़ बने रहते हैं, उन्हें निलंबित किया जाता है। इसमें गवर्नमेंट को भी सस्पेंड कर दिया जाता है और सामान्य जो कानून लागू होते हैं उस क्षेत्र में वो भी ख़त्म हो जाएंगे। जबकि राष्ट्रीय आपातकाल में सामान्य कानून भी बने रहेंगे और स्थानीय सरकारें भी बनी रहेगी। यह कानून एवं व्यवस्था के भंग होने पर उसे दोबारा निर्धारित करता है। ये जो कानून और व्यवस्था जो है दोबारा से लागू हो जाए और शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए मार्शल लॉ लगता है। इसका कोई आधार संविधान में और नहीं है। जबकि जो राष्ट्रीय आपातकाल का है इसमें 3 आधार है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, इन्हीं के आधार पर लगेगा। मार्शल लॉ कुछ क्षेत्रों में विशेष में लग सकता है, राष्ट्रपति शासन पूरे देश में या देश के किसी हिस्से में लग सकता है। इसके लिए संविधान में कोई विशेष व्यवस्था नहीं है, इसके लिए संविधान में स्पष्ट व्यवस्था है। आर्टिकल 352, 356, 360 के तहत तीनों प्रकार की इमरजेंसी इसमें दी गई है। तो बच्चों ये पूरा मार्शल लॉ था जो मैंने आपको बताया, और आर्टिकल 34 इससे संबंधित था। ठीक है, इससे संबंधित और भी चीज़ें आपको ये जानकारी यहाँ पे मिल सकता है। ये रहा मार्शल लॉ और मूल अधिकार, देखिए पूरा इसमें दे रखा है। मैं आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, क्या मैंने यहाँ पे कुछ देर के लिए इसे रोक दिया है तो आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स हमारे ख़त्म होते हैं बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इससे हर एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही, 2 क्वेश्चन। अगर 10 पॉलिटी के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से होंगे। इसीलिए मैंने इसे 3 सेशन में बहुत डीपली पढ़ाया, आपको एक एक्सप्लेनेशन देते हुए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हुए। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। बच्चों अपनी आपकी जिम्मेदारियाँ हैं और हमारी मेहनत को आगे बढ़ा सकते हैं आप। जो बच्चे कमज़ोर हैं, वीकर सेक्शन से आते हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, स्पेशली उनके
लिए मैंने इनिशिएटिव लिया है। मैं और मेरे साथ के कुछ ऑफिसर्स या और मेरे साथ के जो पुराने टीचर्स थे उन लोगों ने मिलके इसमें काम कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ टीचर जुड़ रहे हैं। आज भी आपने देखा होगा एक टीचर हमारे साथ जुड़े हैं जो स्टैटिक जीएस, करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स वाली पोर्शन पे आपको फ्री नोट्स उपलब्ध कराएंगे हमारे किस पे, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे कनेक्ट हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं उस ग्रुप को। आप उसका नाम जो है आप सर्च मारना अंकुर राठी, आप उसका फॉर्मल नाम है जीएस टुडे ब्रैकेट में जीएस बाय अंकुर राठी सर। मेरा उस पर फोटो लगा हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं फ्री मटेरियल के लिए और डेली क्विज वगैरह, करंट अफेयर वगैरह के लिए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने सारे दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। बस इतना ही आपके लिए, बाकी सब हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।